हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में रॉबर्ट रेडफील्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी-पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जीएस एंड समाजशास्त्र का ये कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। अगर आप केवल सिंगल जीएस का पेपर चाहते हैं जो कि कॉमन होता है, ये भी आप यहाँ ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और ये समाजशास्त्र का भी सिंगल आपको प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। एंड अगर बात करते हैं इस पर प्रैक्टिस सेट की, तो ये टोटल इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट के लिए आप सभी ने, बहुत बच्चों ने ये डिमांड की थी कि इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाए, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ये न्यू है, अभी जल्दी ही आया है और इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। जीडीसी एग्जाम का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीके का जो कॉमन पेपर होता है एंड समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको जो जीएस का पेपर है एंड समाजशास्त्र का पेपर है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने जब सिलेबस देखा होगा तो लगभग जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी में कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं तो किसी में हटते हैं। तो आप यहाँ पर ये जितने भी नोट्स में आप ये कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इनसे जुड़े हुए प्रश्न हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि समाजशास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु है। ठीक है, समाज क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आप समाज में कौन से समाजशास्त्री ने किस समाज के प्रकार की बात की है, क्लासिफिकेशन किया है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। कृषक समाज है, ग्रामीण समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, है ना, ये सभी आप देख रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर है, स्टेटस एंड रोल है, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए रिवीजन टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वन लाइनर में तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें फील्ड वर्क भी मिल जाएगा। जनजातियों के युवा गृह है, संविधान के कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद होते हैं, अनुसूचियां हैं, वे आपको मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, और भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये अभी जल्द ही ये नोट्स तैयार किए गए, ये थिंकर से रिलेटेड है। आप में से बहुत से बच्चों ने कहा था, चूंकि थिंकर से इससे पहले वाले ये नोट्स हैं, इसमें थिंकर्स नहीं थे। ठीक है, तो थिंकर्स की डिमांड हो रही थी, तो इनके भी नोट्स आ चुके हैं। और इनमें कौन कौन से समाजशास्त्री शामिल हैं या कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जब अगर PYQ देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स जरूर देखने को मिलेंगे, इनसे रिलेटेड MCQ जरूर देखने को मिलेंगे। ये आप टॉपिक है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। और साथ में ये जो थिंकर्स है, ठीक है, ये आपके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, SC दुबे, राधा कमल मुखर्जी। भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने समाज में दो तरह की परंपराओं की बात की थी, कि समाज में दो तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। एक तो लघु परंपरा की बात इन्होंने की। ठीक है, लघु परंपरा है, लिटिल ट्रेडिशन है, एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन है, दीर्घ परंपरा।
लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, ये दो अवधारणाएं या परंपरा के दो प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं जो दीर्घ परंपरा है ये किसके द्वारा बताए गए हैं, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं। और इन दोनों में अंतर से भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। अगर इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो अगर हम जब लघु परंपरा की बात करते हैं तो इसका संबंध स्थानीयता से होता है, ठीक है, ये स्थानीय लेवल पर पाई जाती है। तो और अगर हम दीर्घ परंपरा की ओर देखते हैं तो इसका संबंध राष्ट्रीय स्तर से होता है, ठीक है। तो ये स्थानीय और राष्ट्रीय हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लघु परंपरा की बात करते हैं तो ये एक अलिखित परंपरा होती है, ठीक है, अलिखित परंपरा होती है। और दीर्घ परंपरा लिखित होती है, ठीक है। दीर्घ परंपरा कैसी है, लिखित है। लघु परंपरा कैसी है, अलिखित है। और अगर हम बात करें ये अशास्त्रीय परंपरा होती है, ठीक है। अशास्त्रीय परंपरा मतलब शास्त्रों में इसका वर्णन हमें लघु परंपरा का नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये अलिखित हो जाएगी। और दीर्घ परंपरा लिखित होती है, इसका शास्त्रों में वर्णन होता है और इस वजह से ये क्या हो जाएगी, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें लघु परंपरा की तो ये कम व्यवस्थित होती है, ठीक है। ये क्या होती है, कम व्यवस्थित होती है। लघु परंपरा क्या होती है, कम व्यवस्थित होती है। और जब हम दीर्घ परंपरा की बात करते हैं तो ये अधिक व्यवस्थित होती है, ठीक है, ये अधिक व्यवस्थित होती है। इसे आप याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, अंतर करने को बताया जा सकता है, उसमें एमसीक्यूज में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, द्विध्रुवीय परंपरा बाइपोलर ट्रेडिशंस के कॉन्सेप्ट के जनक पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में एस सी दुबे, डीपी मुखर्जी, बी आर चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। द्विध्रुवीय परंपरा, यहाँ पर लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा के बारे में बात हो रही है और इनके इस परंपरा के को जो इन्होंने अवधारणा दी उसको द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड का ये भी कहना था कि जो सभ्यता होती है, ठीक है, सभ्यता होती है वो उसका निर्माण परंपराओं से होता है। सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, इसे आप याद रखेंगे। सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, ये किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एससी दुबे का, ठीक है, एससी दुबे की बात करते हैं तो एससी दुबे ने रॉबर्ट रेडफील्ड की द्विध्रुवीय परंपरा की आलोचना की थी और उनका खंडन करते हुए ये कहते हैं, दुबे, श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज के संदर्भ में ये कहना कि सिर्फ यहाँ पर मात्र दो तरह की परंपराएं होती हैं ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में विविधता पाई जाती है। तो उन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दुबे के द्वारा दी गई थी, ठीक है। बहुल परंपरा की जो अवधारणा है ये किसने दी है, दुबे ने दी है। और जिसमें बहुल परंपरा में ये 6 तरह की परंपराओं की बात करते हैं, ठीक है, 6 तरह की परंपराओं की ये बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, ये किसका कहना है, ये याद रखेंगे आप, ये किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। बहुल परंपरा की जगह जब हम बात करते हैं तो इसमें जो 6 तरह की जो परंपराएं इन्होंने एससी दुबे ने बताई हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी, ठीक है, शास्त्रीय परंपरा एक है, शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, एक शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है। उसके बाद आप प्रादेशिक परंपरा को याद रखें कि प्रादेशिक परंपरा भी दी गई है इनके द्वारा, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। स्थानीय परंपरा है, ठीक है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। और उसके बाद स्थानीय उप सांस्कृतिक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। और उसके बाद पश्चिमी परंपरा, ठीक है। तो ये जो 6 प्रकार है परंपराओं के या बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो श्यामाचरण दुबे के द्वारा दी गई है। सभ्यता का निर्माण परंपराओं से होता है, ये किसने कहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने।
ठीक है, सभ्यता का निर्माण परंपरा से होता है, किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। और ये 6 तरह की जो परंपराएं हैं जो एस.सी. दुबे द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद कर लेंगे, ऑप्शंस में कई बार पहचानने को आता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के द्विध्रुवीय परंपरा की आलोचना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. दुबे ने। और पूछा जा सकता है दुबे द्वारा आलोचना करके कौन सी अवधारणा दी गई, है ना, तो बहुल परंपरा की अवधारणा दी गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लोक संस्कृति अवधारणा से संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड, रूथ बेनेडिक्ट, मोरिस ओपलर या फिर ये सभी। लोक संस्कृति की अवधारणा से कौन संबंधित है, लोक संस्कृति की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई थी, बताएं। लोक संस्कृति की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई थी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, लोक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट रेडफील्ड, रूथ बेनेडिक्ट है, मोरिस ओपलर है या फिर ये सभी। लोक संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था लोक संस्कृति की अवधारणा, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके अलावा इनकी अन्य अवधारणाओं की बात करें, ठीक है, तो आप याद रखें कृषक समाज की अवधारणा, कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक संस्कृति की अवधारणा दी है, लोक संस्कृति। इसके अलावा लोक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक संस्कृति हो गया, लोक समाज हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें लघु समुदाय, ठीक है, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है, लघु समुदाय हो जाएगा, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक नगरीय सात्यता, ये इन्होंने अवधारणा दी है, या निरंतरता। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, कृषक समाज, लोक संस्कृति, लोक समाज, लघु समुदाय, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा, लोक नगरीय सातत्य, ये सभी कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक है, रॉबर्ट पार्क, रेडक्लिफ ब्राउन, हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अवधारणाएं दी गई हैं, लोक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, द्विध्रुवीय परंपरा एस.सी. दुबे, बहुल परंपरा एस.सी. दुबे, लोक नगरीय सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड। सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है, गलत मतलब बताना है, बताएं। लोक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। ठीक है, द्विध्रुवीय परंपरा, ठीक है, बाइपोलर ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा नहीं दिया गया था, सॉरी एस.सी. दुबे के द्वारा नहीं दिया गया था, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। जो इनका बहुल परंपरा की अवधारणा है ये एस.सी. दुबे के द्वारा दी गई थी, और लोक नगरीय सातत्य ये रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर दिया गया है विकल्प, बताएं। लघु समुदाय, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का फील्डवर्क कहाँ पर रहा है, चानकोम गाँव पर रहा है। ठीक है, चानकोम गाँव पर इन्होंने अध्ययन किया है, ये कहाँ का है, मैक्सिको का है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर इन्होंने अध्ययन किया है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और वहां पर अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने ये भी कहा था कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है।
ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। और गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया। गांव, या हम क्या है, गांव को लघु समुदाय कहा, या गांव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया है, ये भी आप याद रखेंगे। और लघु समुदाय से संबंधित 4 विशेषताएं इन्होंने दी थी, 4 विशेषताएं या लक्षण हम कह सकते हैं, जिसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। वो उसे इन्होंने क्या कहा था कि वो लघु समुदाय है, लिटिल ट्रेडिशन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम जब बात करते हैं इनके लघु समुदाय को, ठीक है, लघु समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें या लक्षण की बात करें, तो लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता की इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? बताएं, कौन सा यहाँ पर नहीं होगा? यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर विजातीयता नहीं होगा। ठीक है, विजातीयता नहीं होगा, समरूपता होगा। ठीक है, विजातीयता ना होगा, समरूपता होगा। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये अवधारणाएं लघु समुदाय से दी गई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय की अवधारणा किस पर आधारित है? तो अभी आपको बताया गया, चानकोम, किशनगढ़ी, अंडमान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर रहा है चानकोम गांव? ये कहाँ पर, कहाँ का है? मैक्सिको का है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, किशनगढ़ी पर किसका है? मैकिम मेरिट का रहा है। ठीक है, मैकिम मेरिट। अंडमान पर अच्छा किसका है ये बताइए? ऑस्ट्रेलिया पर किसका है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज फोक कल्चर होगा। ठीक है, व्हाट इज फोक कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, फोस्टर क्रोबर, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज फोक कल्चर? व्हाट इज फोक कल्चर, ये बुक किसकी है? व्हाट इज फोक कल्चर, ये पुस्तक किसकी है? बताएं, व्हाट इज फोक कल्चर किसकी है? फोस्टर की है। ठीक है, फोस्टर की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि अगर अवधारणा पूछी जाए कि फोक कल्चर यानी कि लोक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, अगर अवधारणा पूछी जाती है, ध्यान रखें, तो अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी लोक संस्कृति की। अगर इस तरह से पुस्तक पूछी जाती है व्हाट इज फोक कल्चर, तो ध्यान रखेंगे ये फोस्टर की है। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की अवधारणा दी थी। ठीक है, गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है ये ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक समाज का व्यवस्थित वर्णन किया? वुल्फ है, रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, फोस्टर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक समाज का व्यवस्थित वर्णन किसने किया? कृषक समाज का व्यवस्थित वर्णन किसके द्वारा किया गया था? बताएं, कृषक समाज पर व्यवस्थित वर्णन किसने किया है? बताएं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था, ये याद रखेंगे। और कृषक समाज का व्यवस्थित अध्ययन और जो औपचारिक अध्ययन है, ठीक है, औपचारिक अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। औपचारिक अध्ययन की शुरुआत भी रॉबर्ट रेडफील्ड से ही होती है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने व्यवस्थित अध्ययन भी किया था, औपचारिक अध्ययन भी इनका माना जाता है। और किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में। और ये पुस्तक कब आती है? 1956 में आती है, 1956 में ये इनकी पुस्तक आती है, ये से आप याद रखेंगे। और कृषक समाज के बारे में इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज के बारे में इन्होंने कहा था, जब हम रूरल सोसाइटी से, ठीक है, जब हम रूरल सोसाइटी से जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है उसको इन्होंने क्या कहा? जो अवशिष्ट भाग है उसको उन्होंने कृषक समाज कहा था। ठीक है, तो कृषक समाज के लिए इन्होंने अवशिष्ट शब्द का भी प्रयोग किया था। हो सकता है पूछ लिया जाए अवशिष्ट समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, जब रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को यानी कि ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ भाग होता है, जो अवशिष्ट भाग है, शेष भाग है, उसको इन्होंने कृषक समाज
कहा था। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है पिजन सोसाइटी एंड कल्चर। अभी आपको ये पुस्तक बताई गई, कब आती है? 1956 में आती है। और ये पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इस पुस्तक में ही रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी कृषक समाज की अवधारणा दी थी, और कृषक समाज से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी इनके द्वारा बताई गई थी, जो कि अभी आप प्रश्नों में देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दिए हुए में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? अब यहाँ पर विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर देखिए, विशिष्टता, समजातीयता, निकटता और आत्मनिर्भरता यहाँ पर दिया गया है। कौन सी विशेषताएं बताई गई थी? विशेषताएं या 4 लक्षण बताए गए थे, है ना? कौन कौन से बताए गए थे बताएं? कौन कौन से बताए गए थे बताएं? यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विशिष्टता, समजातीयता और आत्मनिर्भरता होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। लघुता होगा चौथी विशेषता। ठीक है, लघुता है, विशिष्टता है, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ये विशेषताएं हैं लघु समुदाय से संबंधित, या इन्हें हम कह ले कि ये 4 लक्षण हैं, जिसको इन्होंने कहा कि ये 4 लक्षण जहां पर भी हमें देखने को मिलेंगे उसको हम कह सकते हैं लघु समुदाय। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? यहाँ पर लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा और लघु परंपरा दिया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर लघु परंपरा होगा, लिटिल ट्रेडिशन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ये भी याद रखेंगे आप कि लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा के आधार पर ही, ठीक है, लघु व दीर्घ परंपरा के आधार पर सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी सार्वभौमिकरण की अवधारणा और स्थानीयकरण की अवधारणा? मैकिम मेरिट के द्वारा। ठीक है, मैकिम मेरिट के द्वारा दी गई थी। और किसके आधार पर दी गई थी? तो लघु व दीर्घ परंपरा के आधार पर दी गई थी। तो इसे आप याद रखेंगे। लघु परंपरा का संबंध स्थानीयता से होता है। आज शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं होता है, इस वजह से यह क्या हो जाएगी? आलिखित परंपरा हो जाएगी, कम व्यवस्थित होती है और ये कम चिंतनशील होती है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, लोक नगरीय निरंतरता का यह विचार निम्न देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। लोक नगरीय निरंतरता का यह विचार निम्न देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड का फील्ड वर्क मैक्सिको पर ही रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? देखिए, संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण यहाँ पर दिया गया। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें और फिर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? स्थानीयकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर सही क्या होगा? स्थानीयकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीयकरण यहाँ पर राइट आंसर है, ये याद रखेंगे आप।
ठीक है। स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट के द्वारा, ठीक है, मैकिम मेरिट के द्वारा दी गई थी। और मैकिम मेरिट का अध्ययन किस पर रहा है? किशनगढ़ी गांव पर रहा है, ठीक है, किशनगढ़ी पर इन्होंने अध्ययन किया है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं स्थानीयकरण की, ठीक है, स्थानीयकरण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप, मोरिस ओपलर, ठीक है, मोरिस ओपलर के द्वारा किया गया था, ठीक है, मोरिस ओपलर के द्वारा। मोरिस ओपलर के द्वारा एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, सांस्कृतिक लय, याद आ रहा है आपको? सांस्कृतिक लय, सांस्कृतिक लय की अवधारणा मोरिस ओपलर के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले प्रयोग स्थानीयकरण की अवधारणा का किसने किया था? मोरिस ओपलर ने किया था, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, या कथन किसका है? लघु समुदाय को मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, ये किसने कहा? यहाँ पर बताएं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सार्वभौमिकरण भी दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका सर्वप्रथम प्रयोग, सार्वभौमिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अगर इस तरह से प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। और इनके साथ किसका नाम आएगा? मिल्टन सिंगर का, ठीक है, मिल्टन सिंगर का नाम आएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर ने सबसे पहले सार्वभौमिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग मोरिस ओपलर ने किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताएं, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, या कथन किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के, और यहाँ पर आप मैकेवर देख रहे हैं, ठीक है, मैकेवर यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने समुदाय के आधार कितने बताए थे? समुदाय के आधार कितने बताए थे और कौन कौन से बताए थे? तो समुदाय के 2 आधार बताए थे। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया था, स्थानीयता, और दूसरा सामुदायिक भावना को बताया था। दूसरा क्या हो जाएगा? सामुदायिक भावना। स्थानीयता और सामुदायिक भावना, ये 2 आधार बताए थे मैकेवर ने। और अगर हम प्रकार की बात करते हैं, कितने प्रकार बताए थे समुदाय के? तो 3 प्रकार मैकेवर ने बताए थे। एक तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया, ठीक है, ग्रामीण समुदाय बताया। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया था, नगरीय समुदाय, ठीक है, नगरीय समुदाय बताया था। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय समुदाय। तो ये 3 जो समुदाय के प्रकार हैं, ये किसने बताए हैं? मैकेवर ने बताए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, ये किसने कहा? लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन किसने कहा था? इस तरह से भी पूछा जाता है। यहाँ पर बताया, पालने से लेकर जन्म शमशान तक के जीवन का संयोजन किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु समुदाय की अवधारणा के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर ब्रजराज चौहान होगा, बी.आर. चौहान। अच्छा, बी.आर. चौहान का अध्ययन कहाँ पर रहा है? राणावतों की सादरण पर, ठीक है, सादरनी पर। और ये कहाँ की है? राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की है। ये जो गांव है राणावतों की सादरनी पर, उस पर ब्रजराज चौहान का, बी.आर. चौहान का अध्ययन रहा है। और इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो लघु समुदाय की जो लक्षण बताए थे, ठीक है, लघु समुदाय के अगर हम लक्षण की बात करें या हम कहें विशेषताएं, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, तो एक तो इन्होंने लघुता को बताया था, लघुता। दूसरा था विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता। तीसरा था समरूपता, समरूपता। और चौथा था आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता।
ये लक्षण बताए थे। ये कहीं पर भी लक्षण चारों देखने को मिलेंगे। रॉबर्ट रेटमिल ने कहा वो लघु समुदाय है। तो गांव में इनको देखने को मिला था, गांव को इन्होंने लघु समुदाय का उदाहरण बता दिया। अब जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो इसका अध्ययन किया गया कि वाकई क्या गांव लघु समुदाय का उदाहरण है। तो इसका जो सबसे पहले इसका जो परीक्षण किया गया था गांवों पर, वो ब्रजराज चौहान के द्वारा ही किया गया था। और उन्होंने दो विशेषताएं इनके द्वारा नहीं पाई गई थी। ठीक है, लघु समुदाय की दो विशेषताएं इनके द्वारा नहीं पाई गई थी। एक तो है समरूपता और दूसरी क्या हो जाएगी, आत्मनिर्भरता। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दो विशेषताओं को या दो लक्षणों का अभाव इनको देखने को मिला राणावतों की सादरणी पर। ठीक है, ये एक है समरूपता और दूसरा हो जाएगा आत्मनिर्भरता। समरूपता और आत्मनिर्भरता का अभाव था। बाकी दो विशेषताएं इनको वहां पर राजस्थान का जो गांव है वहां पर इन्हें देखने को मिली थी। दो विशेषताएं इन्हें वहां पर देखने को नहीं मिली थी और इन्होंने इसकी अवधारणा का खंडन कर दिया था कि गांव को लघु समुदाय का उदाहरण हम नहीं कह सकते। ठीक है, और ये भी कहा जा सकता है, ठीक है, ये जो इनकी अवधारणा है वो भारतीय गांवों पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। लेकिन अगर हम आज से लगभग 100 या 150 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो हम जो भारतीय गांव हैं या फिर हम कह ले कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है उनको हम लघु समुदाय का उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले देखने को मिलता था, अभी ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम ईसाई समुदाय यहाँ पर दिया गया है। लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है, बताएं। ग्रामीण समुदाय होगा, रूरल कम्युनिटी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफिल के अनुसार लोक समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। लोक समाज से संबंधित दिया गया है, ये वे लघु होती हैं, वे वियुक्त होती है, वे विषम होती हैं, वे रूढ़िवादी होती हैं, बताएं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वे विषम होती है, ये यहाँ पर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। और ये बुक्स बताई गई हैं रॉबर्ट रेडफिल की, द फोक कल्चर ऑफ यूकैटन 1941 में आती है, द लिटिल कम्युनिटी 1955 में, और पीजन सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में आती है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं बुक्स। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, ये रिपीट हुआ है प्रश्न, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कब आती है, 1956 में आती है, और ये रॉबर्ट रेडफिल की पुस्तक है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफिल की पुस्तक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। इसी पुस्तक में रॉबर्ट रेडफिल ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफिल ने इसी पुस्तक में दी थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, निम्न में से रॉबर्ट रेडफिल के कृषक समाज से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, अविभेदीकृत एवं अस्थिरीकृत समुदाय, भूमि पर नियंत्रण, विभेदीकृत एवं स्त्रीकृत समुदाय, या फिर समरूप समाज। रॉबर्ट रेडफिल के कृषक समाज से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। चलिए देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय दिया गया है, भूमि पर नियंत्रण है, विभेदीकृत एवं स्त्रीकृत समुदाय है, और समरूप समाज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर विकल्प सी होगा, विभेदीकृत एवं स्त्रीकृत समुदाय। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 विशेषताएं जो उन्होंने बताई थी उनसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये अवधारणा दी थी, और उसमें इन्होंने विशेषताएं बताई थी, सॉरी 5 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, इन्होंने 5 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, 5 विशेषताएं बताई थी कृषक समाज से संबंधित। तो इन्होंने कृषक समाज को क्या कहा था, पहला तो कृषक समाज को इन्होंने कहा था ये अविभेदीकृत एवं स्त्रीकृत समुदाय है, भूमि पर नियंत्रण होता है। ठीक है, उस भूमि पर वो उसकी जुताई करता है, खेती करता है, ठीक है, जीवन यापन करता है, तो भूमि पर उसका कंट्रोल होता है। समरूप समाज है, ठीक है, समरूप इन्होंने समाज कहा था। और इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि जो कृषक समाज होते हैं उनका गाँवों से, या अगर हम जो कहें जो कुलीन वर्ग है, एलीट क्लास है, उनसे ये अलग होते हैं, उनमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन वे उनसे बहुत हद तक प्रभावित भी होते हैं उन क्लास से। ठीक है, कुलीन जो एलीट क्लास है या नगरों से ये प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आर्थिक आधार पर इन्होंने बात की थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने कि आर्थिक आधार पर भी जो कृषक समाज है वो बाकी अन्य समाजों से भिन्नता लिए रहता है। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं थी ये कृषक समाज से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई थी। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को पृथक करने का शेष भाग कहलाता है अविशिष्ट समाज, लोक समाज, लघु समुदाय, वृहद समुदाय यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को पृथक करने का जो शेष भाग है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने अविशिष्ट समाज बताया था। ठीक है, अविशिष्ट समाज से यहाँ पर तात्पर्य रॉबर्ट रेडफील्ड का है कृषक समाज। ठीक है, कृषक समाज से ये किसके द्वारा अवधारणा दी गई थी, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा था कि जब हम रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ अवशिष्ट भाग होता है उसको इन्होंने कृषक समाज कहा था। और इसके अलावा जो है इनका लोक समाज पर भी अवधारणा रही है, लघु समुदाय पर भी इनकी अवधारणा रही है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। इतने ही हैं, ठीक है, इतने ही हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम एक प्रश्न आप याद रखें कि कौन यहाँ पर, चलिए इतना ही करते हैं, 2 ही बचे हैं। ठीक है, इतने ही करते हैं, बाकी के शायद ऐड नहीं हुए हैं, 1-2 और थे मुझे याद आ रहा है, तो उसको अलग, अगर हम कृषक समाज की यहाँ पर बात करें, ठीक है, चलिए इसी में बता देते हैं। कृषक समाज की अगर हम बात करते हैं तो कृषक समाज मिश्रित समाज है। ठीक है, मिश्रित समाज है, कृषक समाज मिश्रित समाज है, और कृषक समाज आधा समाज है। ठीक है, कृषक समाज को मिश्रित समाज किसने कहा, कृषक समाज आधा समाज है, और कृषक समाज अंश समाज है। ये किसने कहा, ठीक है, ये किसने कहा है, इस तरह से बताएं, कृषक समाज को मिश्रित समाज किसने कहा था, कृषक समाज को मिश्रित समाज किसने कहा था, कृषक समाज को मिश्रित समाज किसने कहा था। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ना, कुछ फैक्ट्स भी बताना है। कृषक समाज मिश्रित समाज है, इसके अलावा कृषक समाज आधा समाज, कृषक समाज अंश समाज है। तो अगर हम यहाँ पर मिश्रित समाज की बात करें, ठीक है, कृषक समाज मिश्रित समाज है, ये किसके द्वारा बात कही गई थी, रॉबर्ट जो हमारे आंद्रे बेत्ते हैं, ठीक है, आंद्रे बेत्ते के द्वारा कृषक समाज को इन्होंने मिश्रित समाज कहा था। ठीक है, कृषक समाज को इन्होंने मिश्रित समाज कहा था। यहाँ पर क्या होगा, आंद्रे बेत्ते होगा। ठीक है, आंद्रे बेत्ते होगा, ये आप याद रखेंगे। आंद्रे बेत्ते ने कृषक समाज को मिश्रित समाज कहा था। इन्होंने भारतीय समाज को, ठीक है, ये याद रखेंगे, बेत्ते ने, आंद्रे बेत्ते ने भारतीय समाज, कृषक समाज
नहीं है। ठीक है, भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं बताया था, बल्कि भारतीय समाज को क्या कहा था, मिश्रित समाज कहा था। ठीक है, मिश्रित समाज कहा था। और ध्यान रखेंगे इन्होंने 3 विशेषताएं भी बताई थी। ठीक है, 3 विशेषताएं भी इनके द्वारा बताई गई थी कृषक से जुड़ी हुई, ये भी आप याद रखेंगे। कृषक की 3 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। ये आपको एग्जाम्स में कई बार क्लासेस में बताया गया है। एक तो इन्होंने कहा था कि जो कृषक होता है, ठीक है, कृषक जो होता है वो भूमि से जुड़ा होता है, भूमि से संबंधित होता है ना, भूमि से उसका संबंध होता है या भूमि से संबंधित है। ठीक है, कृषक। और इन्होंने कहा अधिकांश समाज में, ज़्यादातर जो समाज होते हैं, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है, कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, स्थिति कैसी है, निम्न बताई है। और मजदूरों का, कृषक को मजदूरों का पूरक माना था। ठीक है, कृषकों को मजदूरों का पूरक माना था। कृषक का संबंध भूमि से होता है, भूमि से संबंधित होता है। अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है और कृषकों को मजदूरों का इन्होंने पूरक माना था। ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, छोटा आपको दिख रहा है, तो जो बातें बोली जा रही हैं वही लिखी जा रही हैं, इसे आप याद रखेंगे। कृषक की ये 3 विशेषताएं, भूमि से संबंधित कृषक होता है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है, और कृषकों को मजदूरों का पूरक किसने माना था, आंद्रे बेत्ते ने माना था। और भारतीय समाज को कृषक समाज ना कहकर भारतीय समाज को मिश्रित समाज किसने कहा था, ये भी आपको बात याद रखनी है। किसके द्वारा बात कही गई है, आंद्रे बेत्ते के द्वारा कही गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा है, ठीक है, आधा समाज किसने कहा है, तो ये याद रखेंगे फोस्टर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, फोस्टर ने कहा है कृषक समाज आधा समाज है। ठीक है, इन्होंने कहा था, जैसे अगर हम राष्ट्र की बात करें, ठीक है, जो देश होता है ये 2 हिस्सों से मिलकर के बना है। ठीक है, राज्य जैसा जो बड़ा हम कह सकते हैं जो सोसाइटी है, वृहद समाज है, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो भाग है, इन्होंने बताया कि एक वो भाग है जो कि कृषि कार्य करता है, फसलों को उगाने वाला है, जो कि सामान्यतः गांवों में रहता है। दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि जो इलीट क्लास है, उच्च वर्ग है, जो कि समाजों में रहता है। ठीक है, तो जो एक बड़ा भाग है जो कि कृषि कार्य में वृहद समाज का जो पूरा जो समाज इन्होंने बताया, या राष्ट्र के बाद में अगर संदर्भ में आप समझे इसे, तो उसमें एक बड़ा जो भाग है जो कृषि कार्य करता है, उसको जो कि कृषि कार्य है, भूमि पर उसका नियंत्रण है, उसको इन्होंने क्या कहा था कि वह कृषक समाज है। इस वजह से संपूर्ण राष्ट्र का या संपूर्ण समाज का, वृहद समाज का निर्माण 2 भागों से होता है। एक भाग वो है जो कृषि कार्य करता है, फसलों को उगाता है। दूसरा भाग है शहरों में रहने वाला है, जो कि उच्च वर्गों का है। तो जो कृषि कार्य करता है उसको इन्होंने क्या कहा था, कृषक समाज कहा था। तो जब हम एक वृहद समाज है, ठीक है, ये इसका निर्माण 2 भागों से हुआ है। एक तो जो खेती कर रहा है, ठीक है, एक शहर में रहने वाला है, ठीक है, शहर में उच्च वर्ग में रहने वाला, उच्च क्लास है शहर में रहने वाला। तो जो कृषि कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको ही इन्होंने क्या कहा था कि ये कृषक समाज क्या है, आधा समाज है। ठीक है, इसे इस तरह से याद रखेंगे। और अगर हम कृषक समाज को अंश समाज के हैं, ठीक है, कृषक समाज की अगर हम बात करते हैं कि कृषक समाज को अंश समाज किसने कहा है, तो आप ये बताएं किसने कहा था, क्रोबर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, क्रोबर ने कहा था कृषक समाज को अंश समाज कहा था। ठीक है, कृषक समाज को अंश समाज, या फिर आप याद रखिए खंड समाज किसके द्वारा कहा गया है, तो ये क्रोबर के द्वारा कहा गया है। और उसकी संस्कृति को भी इन्होंने, कृषक समाज की संस्कृति को भी इन्होंने जो खंड संस्कृति या अंश संस्कृति कहा था। तो याद रखे, हो सकता है पूछा जा सकता है कि अंश संस्कृति या फिर खंड संस्कृति या खंडीय संस्कृति, ये किसकी अवधारणा है। ठीक है, तो ये किसने बात की थी, क्रोबर ने। किसके बारे में बात की है, कृषक समाज के बारे में की है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और कृषक समाज ने क्या कहा था, जो क्रोबर हैं, ठीक है, क्रोबर हैं, इन्होंने कृषक समाज को क्या कहा था, कृषक समाज क्या है, एक मध्यवर्तीय समाज है। ठीक है, एक मध्यवर्तीय समाज है, ये किसका कहना है, क्रोबर का कहना है। ठीक है, क्रोबर ने कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज कहा था। ठीक है, इसके एक और देखेंगे तो हमें जनजातीय समाज देखने को मिलेगा। ठीक है, कृषक समाज यहाँ पर है। ठीक है, कृषक समाज,
ठीक है। इसके एक और जनजातीय समाज है, ठीक है, जनजातीय समाज है, और दूसरी ओर नगरीय समाज है, ठीक है, नगरीय समाज है। और कृषक समाज की स्थिति कहाँ है? कृषक समाज कहाँ स्थित है? बीच में है, इस वजह से मध्यवर्तीय समाज कहा था क्रोबर ने, ठीक है। और क्रोबर ने कृषक समाज को अंश समाज या इसके जो कल्चर है उसको अंश संस्कृति या खंडीय संस्कृति कहा था। इतने फैक्ट्स थे जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।